नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रतिपक्ष संवाद पर। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गणेश पाठक यहाँ पर मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रतिपक्ष संवाद पर। तो आज सर के साथ हम चर्चा करने वाले हैं और आप जानते हैं कि हमारी चुनावी यात्रा लगातार जारी है। हम लोग लोगों से बात कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं विधानसभाओं का। इसके साथ नेताओं से बातचीत करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर उनके दावे वादे क्या है। तो आज चुनाव आने वाले हैं, मतलब इतनी सर्दी में जो चुनाव की सरगर्मियां हैं वो तेज होते हुए, सर से जानते हैं कि आखिर वो क्या राय रखते हैं आने वाले चुनावों को लेकर, क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार हैं, अनुभव है बहुत और जानते हैं कि इतने चुनाव बीत गए हैं, किस तरह से चुनाव में पार्टियां काम करती हैं, जनता क्या सोचती है, क्या चुनावी मुद्दे रह सकते हैं। तो सर, पहला ही मेरा सवाल आपसे, खैर आप बहुत कुछ जानते हैं, मेरा सवाल करना आपसे वाजिब नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ सवाल मेरे हैं जो मैं भी जानना चाहती हूँ, शायद जनता भी जानना चाहती होगी। आपने इतने सारे चुनाव कवर किए होंगे और हर चुनाव में अलग अलग स्थितियां परिस्थितियां बनी होंगी, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि हर पार्टी से बहुत से दावेदार हैं, मतलब दावेदारों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई, शायद इस क्षेत्र के मुद्दे इतने नहीं जितने दावेदार पार्टी से इतने हैं। तो ये स्थिति आखिर क्यों बनी और जनता आखिर किसको वोट करे, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन हो गई है कि किसको टिकट मिलेगा, कौन क्षेत्र के लिए विकास का काम करेगा। दोनों ही पार्टियां, चाहे कांग्रेस चाहे बीजेपी, दोनों में यही स्थिति बनी नजर आ रही है। नहीं, आपने सही कहा। देखिए, 2000 में जब ये राज्य का गठन हुआ, उसके बाद जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है लोगों में बहुत ज्यादा बढ़ी। आपने देखा होगा कि जो ग्राम पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकता था, बीडीसी मेंबर नहीं बन सकता था, या आपका क्षेत्र पंचायत सदस्य नहीं बन सकता था, या आपका जिला पंचायत का सदस्य नहीं बन सकता था, उसने भी चुनाव लड़ा, विधायक बना और वो मंत्री भी बना। क्योंकि एक छोटा राज्य है, छोटे राज्य में लोगों की महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो इस महत्वाकांक्षा के बढ़ने के कारण जो आप देख रहे हैं कि दावेदारों की बढ़ने की संख्या ज्यादा है, एक कारण तो ये है। दूसरा कारण अनएम्प्लॉयमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लोगों को लगता है कि थोड़ा काम करो, नेतागिरी में आओ, पैसे कमाओ और अपनी चल संपत्ति इकट्ठा करो, बस हो गया। क्योंकि जो नेता का कॉन्सेप्ट है, जो राजनीति है, वो एक समाज सेवा का पराकाष्ठा है। आजादी की लड़ाई में या आजादी के बाद भारत में राजनीति में वो लोग आए हैं जो समाज सेवा का काम करते थे, जो राजनीति को समाज सेवा समझते थे। तो आज वो समाज सेवा तो नेपथ्य में चली गई है। आज राजनीति इसलिए बन गई है कि उसको बहुत कम काम करना है, जल्दी पैसा कमाना है और जल्दी उसको धन्नासेठ बनना है। दूसरा कारण। तीसरा कारण यह है कि लोगों के पास पैसा बहुत हो गया है। खनन एक बड़ा कारण रहा है, शराब एक बड़ा कारण रहा है, इसके अलावा करप्शन एक बड़ा कारण रहा है। ऑल ओवर करप्शन, ऑल करप्शन ये जो रहे हैं, तो लोगों ने पैसा कमा रखा है और वो पैसा खर्च करने का उनको एक उचित प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। क्योंकि जब पैसा आदमी के पास हो जाता है, उसका विलासिता पूर्ण सारा जीवन भर जाता है, तब उसको क्या चाहिए? उसको नाम चाहिए। तो लोग नाम के लिए काम कर रहे हैं, तो नाम के लिए भी दावेदारी होगी। हाँ, कुछ लोग जो काम करना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि सारे लोग ऐसे ही हैं, कुछ अच्छे लोग भी हैं जो काम करना चाहते हैं और हमें विश्वास है कि कांग्रेस भाजपा अच्छे लोगों को टिकट देगी जो ये राज्य के विकास के लिए कुछ सोचेंगे। अब आपने दूसरा सवाल किया कि आपने मेरे से सवाल पूछा कि क्या विकास के मुद्दा, क्या विकास चुनाव का एजेंडा बन पाएगा? देखिए, विकास चुनाव का एजेंडा नहीं बन पाएगा, धरातल में नहीं बन पाएगा, लेकिन कोई संकल्प पत्र लाएगा, कोई घोषणा पत्र लाएगा, कोई दृष्टि पत्र लाएगा, कोई और पत्र लाएगा। इन पत्रों के माध्यम में उसमें विकास का ही एजेंडा होगा। उसमें सारी चीजें यही होंगे कि हम बेरोजगारी खत्म करेंगे, हम रोजगार देंगे, हम बहुत ज्यादा विकास करेंगे, हम बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, लोगों का शोषण नहीं होगा, न्याय मुक्त शासन मिलेगा। तो आपको लगता है कि न्याय मुक्त शासन है, अच्छी पुलिस मिलेगी, अच्छा समाज का निर्माण होगा, वातावरण बढ़िया बनेगा? ये तो कहीं नहीं होगा। तो ये सारी चीजें कहने की होंगी, ये दिखाने की होंगी और यथार्थ में ये कुछ नहीं होगा। यथार्थ में आप देखेंगे कि जब हमारे प्रधानमंत्री जी की सभा होगी, उसमें भी डेवलपमेंट कोई इश्यू नहीं होगा, वो भी इसी में बोलेंगे, वही धर्म पे बोलेंगे या बहुत कुछ होगा, तो कुछ और हो सकता है। उसको चूंकि मैं आपके टीवी पर हूँ, तो इसलिए मैं कुछ चीजें कह नहीं सकता हूँ कि जो चीजें और हकीकत कहती है, लेकिन इतना समझने के लिए इशारा काफी। सर, यही तो विडंबना है हमारी कि मतलब मीडिया में होते हुए बहुत सी चीजें हम लोग नहीं कह सकते हैं। मुझे लगता है यही हमारी वर्तमान परिस्थितियों को दर्शाता है कि हम लोग कैसे आगे बढ़ रहे हैं। और अभी हमने मुद्दों की बातों की कि मुद्दे जो हैं वो कहीं ना कहीं छिप गए हैं, डेवलपमेंट छिप गया है, जाति जो है उस जाति के आधार पर लोग वोट दे रहे हैं और कास्ट के आधार पर लोग अब वोट मांग भी रहे हैं, दे ही नहीं रहे बल्कि मांग भी रहे हैं। तो जो परिस्थितियां बदली हैं उसके बीच
कहीं ना कहीं लगता है कि अभी उत्तराखंड की जनता को एक विकल्प को खोजने की जरूरत है, क्योंकि मुख्य पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी हैं और युवा उत्तराखंड बन गया है। हम जब ग्राउंड पर जाते हैं जो जनता कहती है कि हमारे लिए दोनों पार्टियों ने ही कुछ नहीं किया है, युवा उत्तराखंड जिस तरह से आगे बढ़ना चाहिए था विकास की राह पर वो नहीं बढ़ पाया है। तो लगता है कि जो यूकेडी, आम आदमी पार्टी और तमाम पार्टियां कोशिश कर रही है विकल्प बनने की, उनमें से कोई विकल्प के तौर पर सामने आ सकता है या बीजेपी और कांग्रेस को टफ कंपटीशन दे सकता है? नहीं, देखिए आपने 2-3 सवाल पूछे हैं। मैं आपका पहला सवाल अगर लूं, जो विकास का मुद्दा है, बेसिकली विकास का मुद्दा इसलिए उस एजेंडा नहीं बनता है कि लोग सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं, लोग सुनना नहीं चाहता है। समाज भी एक इसी दिशा में चला गया है, मीडिया का भी ह्रास हुआ है, मीडिया का भी ह्रास हुआ है। अगर आप एक बहुत अच्छी स्टोरी अगर फाइल करें या बहुत अच्छी आप रिपोर्ट अगर फाइल करें तो हो सकता है कि जो नेशनल मीडिया है वो उसको कहीं दिखाए नहीं। और जो आपने पूछा कि क्या विकल्प यहाँ पे बन सकता है, देखिए विकल्प तो बनना चाहिए। राज्य का विकास तो विकल्प में है। अगर ज्यादा दुकान होंगी तो ग्राहक के पास अवसर होगा कि वो किस दुकान में जाए, वहां से सामान खरीदे। लेकिन चूंकि अभी यहाँ वातावरण नहीं बना है, वातावरण न बनने के पीछे बड़े कारण हैं, क्योंकि जो हमारा राजनीतिक दलों का जो मैकेनिज्म है, जो उनका संगठन है, उस संगठन में कांग्रेस और बीजेपी के अलावा अभी कोई नहीं दिखता है। आप एक नया चेहरा है, यूकेडी देखिए। अब यूकेडी को यहाँ की सत्ता में नहीं भागीदार बनना चाहिए था, उसको सत्ता में होना चाहिए था। आप देखिए छत्तीसगढ़ को, झारखंड को देखिए, झारखंड में जो है शिबू सोरेन की सरकार बनी, वही शक्तिशाली बना। इस समय अगर आप पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, ममता बनर्जी एक अच्छी शासक है, वहां पे क्षेत्रीय दल है। महाराष्ट्र में आप देख लीजिए शिवसेना की सरकार है। उत्तर प्रदेश में देखिए आप, जिससे हमारा उदय हुआ है, जिससे हम पैदा हुए हैं, उत्तराखंड पैदा हुआ है। उत्तर प्रदेश में मायावती ने सरकार चलाई, मुलायम सिंह यादव ने सरकार चलाई और उनके बेटे ने सरकार चलाई। तो मतलब यहाँ पे भी क्षेत्रीय दल बनना चाहिए था, यहाँ पे क्षेत्रीय दल बनना चाहिए। नहीं, लेकिन क्षेत्रीय दल न बनने के पीछे के बड़ा कारण यह है कि उत्तराखंड का जो जनमानस है वो राष्ट्रीय सोच रखता है, वो क्षेत्रीय सोच नहीं रखता है, वो राष्ट्रीय सोच रखता है। हमेशा यहाँ राष्ट्रीय सोच पे ही वोटों का बंटवारा हुआ है। अब आपने देखा कि मतलब जो इलेक्शन है, इलेक्शन को भी समझना बड़ा एक आज का एक बड़ा मनोविज्ञान है। क्या आपको, मैं अगर आपसे सवाल पूछूं, क्योंकि आप भी मीडिया में हैं, आप भी कई सालों से काम कर रही है मीडिया में, तो आपने देखा होगा कि क्या मतलब चुनाव ईमानदारी से होते हैं? आज वोट के बदले पैसे जा रहे हैं। मुझे 91 का एक प्रसंग याद आ रहा है जो मैं पहले कहना चाह रहा था, लेकिन जब आपने सवाल पूछा तो मेरा थोड़ा सा उसमें भूल गया था। टीवी में जैसे आप और हम बैठे हैं, ऐसे ही योगेंद्र यादव और नंदी सिंह और मैं, हम लोग बैठे हुए थे और टीएन सेशन भी हमारे साथ थे। तो सवाल ये था कि बिहार का इलेक्शन का था, तो हमने योगेंद्र यादव जी ने एक टीवी की रिपोर्ट दिखाई थी कि बूथ कैप्चरिंग होगी। बूथ कैप्चर वाले कहने वाले थे कि बूथ कैप्चरिंग करेंगे, और उन्होंने कहा, नंदी सिंह ने दिखाया था कि बूथ कैप्चरिंग ऐसे होगी। उन्होंने बूथ कैप्चरिंग के बारे में कहा, मैंने एनालिसिस किया कि बूथ कैप्चरिंग ऐसे होगी, योगेंद्र यादव ने भी किया। और उसके बाद हमने सवाल, नंदी सिंह ने उनसे सवाल पूछा टीएन सेशन से, वो मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो उन्होंने कहा कि मैं तो ये कहूंगा कि तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। उन दिनों एक फिल्म का एक गाना चल रहा था, तो चीज बड़ी है मस्त मस्त, यानी वहां बूथ कैप्चरिंग हुई, बूथ लूटा गया और चुनाव आयोग उस बूथ को नहीं रोक पाया। वही आज यहाँ है। आज यहाँ पे भी ऐसी स्थिति है कि मतलब वोट के बदले नोट बांटे जा रहे हैं। इसको देखने वाला कौन है? शराब बांटी जाती है, बहुत कुछ बांटा जाता है। सर आपने ये बताया तो मैं भी अपना एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। अभी हम लोग रानीखेत गए थे, तो वहां पर हमने जनता से राय लेने की कोशिश की कि आप लोग किसको वोट देंगे, कितना विकास हुआ है। तो वहां पर खुलेआम एक व्यक्ति बोलता हुआ नजर आ रहा था, तो हमने कहा आप किसको वोट देंगे, मतलब आपको क्या लगता है कि किस पार्टी ने आपके लिए विकास किया? तो उसने सीधा कहा कि जो ये मुझे देगा ना, मैं उसको वोट दूंगा। तो हमने उससे पूछा क्या वर्तमान विधायक ने आपको दिया है? बोले हाँ थोड़ा बहुत तो दिया है, अब जितना उनसे हो सका उतना दिया है, बाकी पार्टियां जितना पैसा देगी उतना हम वोट देंगे। तो लगता है कि पैसे के बदले बस सरकार बन रही है और कुछ नहीं हो रहा है। मैं आपको मतलब बताऊं कि एक बहुत ही मतलब विश्वसनीय उदाहरण मैं आपको बता सकता हूँ। मेरे एक मित्र का उदाहरण है, मेरे मित्र का गांव का उदाहरण है। कपूर कॉन्स्टिट्यूंसी का मामला है। वहां पे जो है एक एसटी का परिवार है, उसके 22 मेंबर थे। उसमें भाजपा से, कांग्रेस से और बसपा से उसको जैसा पैसा गया या जैसा सामान गया, किसी ने साड़ी दी, किसी ने कंबल दिया, किसी ने पैसा दिया, वो 22 वोटों का जो है बंटवारा वैसे ही हुआ। और उसने मेरे से भी कहा, हाँ सर हमने जो है वोटों का बंटवारा ऐसे किया जैसे हमें पैसे दिए।
तो इसलिए अब तो नोट बांटे जा रहे हैं, तो उस नोट की भागीदारी में वोट खरीदे जा रहे हैं। तब फेयर इलेक्शन कहाँ हो रहा है? फेयर इलेक्शन के साथ साथ मतलब जनता अपने मुद्दे शायद नहीं उठा पा रही, जनता भी उतनी जागरूक नहीं हो रही है। वो मतलब कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि अगर कोई खरीद रहा है तो कोई बिक रहा है, तो दोनों तरफ से यहाँ पर जनता जागरूक है, लेकिन होता क्या है ना कि आपने देखा होगा कि अगर आप रेगुलेशन को देखें, मतलब जो जागरूकता की आप बात कर रही हैं, जो शायद आप नहीं कह रही हैं, लेकिन जो जागरूकता होनी चाहिए, जो मतलब उसका प्रोटेस्ट होना चाहिए। आपने देखा होगा कि अगर हम फ्रांस के रेगुलेशन से लेके उत्तराखंड के रेगुलेशन को या किसान आंदोलन को अगर हम देखें, इसमें आपने देखा होगा कि जब मतलब शोषण की चीजें पराकाष्ठा पर पहुंचती हैं, तब जाकर कहीं लोग आगे आते हैं, रेवोल्यूशन होता है, तब कहीं आंदोलन होता है, तब लोग अगुवाई करते हैं। किसान आंदोलन भी बहुत जल्दी नहीं हुआ। उत्तराखंड का मूवमेंट इतना शोषण के खिलाफ एक बड़ा मूवमेंट था, जिस अवधारणा से हमने राज्य मांगा था या राज्य के लिए संघर्ष किया था, हमने राज्य के आंदोलन को अपने उससे देखा है, उसको कवर किया है, हर संघ को कवर किया है। तो आप देखें कि क्या वो अवधारणा धरातल पर दिख रही है। आपकी इस मतलब वाकई जब बता रहे हैं कि किसान आंदोलन भी इतनी जल्दी नहीं हुआ, मेरे पास एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो मैं बहुत वक्त से पूछना चाह रही थी यहाँ के लोगों से, और अब आपसे पूछूंगी कि मैं जितनी जगह भी जाकर कवरेज कर रही हूँ और लोगों से, पहाड़ के लोगों से खासकर जब मैंने सवाल किए कि भाई आपके क्षेत्र में क्या विकास हुआ है, क्या आपको लगता है विकास हुआ है, तो उनका जवाब मुस्कान के साथ, संतुष्टि के साथ आता है कि हाँ विकास हुआ। हालांकि जब उनसे उनके मुद्दों पर बात की जाती है, भाई सड़क बनी नहीं बनी, आपको शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कुछ मिला नहीं मिला, आपको स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये जो रेफर करने वाला सिस्टम है ये खत्म हुआ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी विकास हुआ है। तो आखिर लोगों की मानसिकता इतनी संतुष्ट होने वाली, या मतलब इतनी पेशेंस उत्तराखंड के लोगों में क्यों है, पहाड़ के लोगों में क्यों है, मुझे नहीं पता कि आप उसके बारे में क्या मानते हैं, लेकिन ये मैं जितना लोगों के पास गई हूँ, इतनी संतुष्टि, मुस्कान, इतना पेशेंस क्यों है? ये बिल्कुल बहुत सही आपने मतलब सवाल पूछा, और आपने उनका मनोविज्ञान, सही मनोविज्ञान पढ़ा। देखिए असल में होता क्या है कि पहाड़ का आदमी बहुत जल्दी प्रोटेस्ट नहीं करता है। जो सवाल आपने पूछा उनसे, जो उनकी हंसी थी वो वास्तव में रियल हंसी नहीं थी, वो एक दिखावे की हंसी थी। जब आपने पूछा उनसे कि विकास हुआ, तो उन्होंने कहा हाँ हुआ, क्योंकि वो ना नहीं कर सकते, तो किसी का बुरा बनना नहीं चाहते हैं। क्योंकि जो पहाड़ की जो बिरादरी है, जो आपका सोशल इन्वायरमेंट है, उस सोशल इन्वायरमेंट में अगर आदमी कुछ कहे तो वहां तो कल आदमी दारू पी के गाली बकेगा कि तुमने, वो टीवी वाले आए थे और मेगा जी आई थी और मेगा जी को आपने ऐसा बता दिया, उन्होंने दिखा दिया, उन्होंने तो वही रहना है। एक कारण तो ये है। दूसरा कारण, जब आपने अल्फाबेट में पूछा कि बिजली आ रही है नहीं आ रही है, सड़क बनी नहीं बनी है, पानी आ रहा है नहीं आ रहा है, कनेक्टिविटी क्या है, तमाम चीजों पर जब आपने सवाल पूछा तो उन्होंने ईमानदारी से बताया कि कुछ नहीं हुआ। असल में ऐसा है कि विकास एक सतत प्रक्रिया का हिस्सा है। विकास एक दिन का नहीं है, विकास एक सतत प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया को चलते रहना है, उसमें रुकती नहीं है। विकास कभी रुकता नहीं है। ये ठीक उसी तरह से नहीं रुकता कि जैसे जब आदमी पैदा होता है, बच्चा पैदा हो रहा है, वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, एक समय उसका अवसान होगा। लेकिन विकास का अवसान नहीं होता है, तब तक अवसान नहीं होता कि जब तक प्रकृति में कोई जलजला न आ जाए। जब तक प्रकृति उसको सहन करती है, या केदारनाथ का जैसा कोई जलजला अगर आ जाए, तब तो हम नहीं कह सकते हैं कोई बड़ी भूकंप की त्रासदी आ जाए, तब तक विकास का पतन नहीं होता है। लेकिन उस सतत विकास की जो अपेक्षाएं थी, जो हमारा एक मतलब हम उसको कह सकते हैं कि संतुलित विकास जो था, जो समग्र विकास था। बेसिकली विकास क्या है? आपका बिजली जल रही है, क्या ये क्वालिटी बिजली है? और बहुत लोगों को तो पता ही नहीं है कि क्वालिटी की बिजली भी होती है भी नहीं है, और सरकार बताना नहीं चाहती है कि हम आपको क्वालिटी की बिजली देंगे। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारे जो सवाल जब आप देखते हैं, उनको जब आप सांचे पर कसना शुरू करते हैं, तो आप पाएंगे कि राज्य गठन के बाद उत्तराखंड में अपेक्षित विकास नहीं हुआ, और विकास हुआ कुछ इलाकों का हुआ। आपको तराई का विकास हुआ, इस तराई में आप उधमसिंह नगर को ले लीजिए, हरिद्वार को ले लीजिए, और बहुत कुछ आप देहरादून पर छोड़ दीजिए। गढ़वाल का सारा पहाड़ का इलाका, कुमाऊं का सारा पहाड़ का इलाका, वहां विकास हुआ ही नहीं। क्योंकि विकास कभी भी सरकार, जो भी सरकारें आई, उन सरकारों के केंद्र में था ही नहीं। जब केंद्र में नहीं है, जब उनका विकास का एजेंडा ही नहीं है, तो उनसे बेमानी है अपेक्षा करना कि वो विकास करेंगे। तो मुझे नहीं लगता, मतलब जो मैं देखता हूँ, जो हालात देखता हूँ, गांव आज वैसे ही हैं, लोगों की गरीबी वैसी है, और सबसे बड़ी स्थिति क्या होगी कि जमीन बंजर हो गई है, किसी को चिंता नहीं है। क्या किसी मुख्यमंत्री ने या प्रतिपक्ष के नेता ने, या मतलब जो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, जो मुख्यमंत्री के चेहरे, किसी ने कहा कि जो पहाड़ में जो जमीन उसर हो रही है, बंजर हो रही है, उसको हम आबाद करने का कोई एजेंडा ला रहे हैं? किसी ने नहीं कहा होगा। अगर जब आप पहाड़ को देखेंगे, जहां हम लोग खेले पड़े हैं, बड़े हुए हैं, अब क्योंकि आपको मैदान के, अगर आप यहाँ पहाड़ को देखेंगे तो पहाड़ करीब 90% जमीन बंजर हो गई है। तो वहाँ पर जंगली जानवरों का राज है। अब आप देख रहे हैं कि शहर में जो है मतलब जंगली जानवर आने लगे हैं, जो कभी पहाड़ों में मिलते थे।
तो ये बिल्कुल सही। आपका मुद्दों को विकास है। लेकर अगर शायद बात की जाए तो फिर भी हम हाँ, सोचेंगे तब हम देखेंगे कि मतलब तब तब समझ में आएगा, समग्र हाँ। तौर पर आप देखेंगे कि आपका विकास जो है समग्र विकास हाँ। नहीं हुआ, विकास हुआ। हाँ। जैसे इंदिरा गांधी जी ने हल्द्वानी का विकास किया, लेकिन हल्द्वानी के एक इलाके का विकास किया, बिल्कुल। समग्र हल्द्वानी का नहीं किया। हम्म। अगर आप समग्र हल्द्वानी का विकास अगर इंदिरा जी के उसमें देंगे तो उनका एजेंडा ही नहीं था। उनका तो एजेंडा केवल अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, तो कॉन्स्टिट्यूंसी के बाद भी तो विकास है। उसके बाद वही पहाड़ है, आप डिडियार देख लीजिए, आप बेटीनाग देख लीजिए, आप कपकोट देख लीजिए, आप धारचूला देख लीजिए, मुंसारी देख लीजिए, आप माड़ा को देख लीजिए, तो ये विकास नहीं है। तो विकास तो इस समय एजेंडा है ही नहीं। विकास एक लूटने का माध्यम है, विकास करने का माध्यम नहीं है, लूटने का माध्यम है। और जब तक ये लूटने का माध्यम का विरोध नहीं होगा, प्रतिरोध नहीं होगा, जब तक प्रतिपक्ष आवाज नहीं उठाएगा तब तक कुछ नहीं होगा। नहीं, हम बिल्कुल आवाज बुलंद करने वाले हैं, यही हमारा मकसद है, यही मुहिम हम लेकर चल रहे हैं। सर, उत्तराखंड में ये जो मुख्यमंत्री बदलने वाली प्रक्रिया है, ये कुछ ज्यादा ही मतलब प्रोफेशनल प्रक्रिया लगने लग गई है। बीजेपी कहती है कि भाई वंस अ सीएम ऑलवेज नॉट अ सीएम, एक सीएम है वो कार्यकर्ता भी बन सकता है, तभी उसमें जोश आएगा। ये बहुगुणा जी का बयान सामने आया था। और उससे पहले अगर किसी भी सीएम को उत्तराखंड के देख लिया जाए तो बहुत कम व्यक्ति है जिनको ज्यादा वक्त मिला है काम करने के लिए। एक नेता अपनी जनता को जब जान ही नहीं पाएगा तो उसके लिए काम कैसे करेगा? एक जनता जब अपने एक नेता को नहीं जान पाएगी तो आगे आने वाले चुनाव में उसके चेहरे पर भले ही कोई पार्टी कितना भी वोट मांग ले, उसको कैसे वक्त दिया जाएगा? ये आखिर क्यों हो रहा है? ये आपका बहुत बड़ा सही सवाल और एक ज्वलंत मुद्दा है। लेकिन ये ठीक ये मुद्दा वैसे ही जुड़ा है जैसे आपके चुनाव लड़ने के दावेदार बहुत ज्यादा हो गए। बिल्कुल। आज मुख्यमंत्री के दावेदार भी बहुत ज्यादा हो गए। हो सकता है कि वो मुख्यमंत्री की कैपेसिटी रखता हो नहीं रखता हो, लेकिन वो मुख्यमंत्री का दावेदार है। दूसरा बड़ा कारण है राज्य में राजनीतिक अस्थिरता। कुछ लोग राजनीतिक ताना बाना बुनते हैं जो अस्थिरता को पैदा करते हैं। उस अस्थिरता के पैदा होने के कारण राज्य में मुख्यमंत्री जो है ज्यादा आ रहे हैं। ये पार्टियों की भी मजबूरी बन गई है, क्योंकि उनको तो चुनाव लड़ना है, चुनाव में जाना है, जनता से फेस करना है, वोट हासिल करने हैं, तो वो मुख्यमंत्री बदल रहे हैं। लेकिन इस बदलने के पीछे की जो कहानी है, जो पॉलिटिकल अस्थिरता पैदा कर रहे हैं जो लोग, उन लोगों को चिन्हित करने की जरूरत है, उनके खिलाफ बोलने की जरूरत है। वो कांग्रेस के भी हैं, वो बीजेपी की भी हैं, दूसरे लोग भी हैं जो एक मतलब पॉलिटिकल अस्थिरता पैदा कर रहे हैं। अब आप देखिए कि मैं आपको बताऊं, हो सकता है कि आपने तब नागेंद्र तिवारी जी का कार्यकाल देखा नहीं होगा। नागेंद्र तिवारी पहले मुख्यमंत्री रहे, यहाँ प्रथम मुख्यमंत्री थे और शायद आखिरी मुख्यमंत्री रहेंगे इतिहास में जब तक हम देखेंगे कि जिन्होंने 5 साल पूरी सरकार चलाई। लेकिन ईमानदारी पूर्वक उन्होंने 5 मिनट भी सरकार नहीं चलाई। 5 साल जरूर वो गद्दी पर रहे, लेकिन हमेशा वो सरकार को संकट में उबारने से ही जुटे रहे। कभी उन्होंने लाल बत्तियां बांटी, कभी उन्होंने मतलब कभी उन्होंने कुछ बांटा, कभी कुछ बांटा, कभी कुछ बांटा। तो ये 5 साल उनके ऐसे गुजरे। कांग्रेस ने ही नागेंद्र तिवारी का विरोध किया था। अब उसके बाद आए खंडूरी जी ने ठीक काम कर रहे थे, गलत कर रहे थे, जो भी कर रहे थे, फैसला तो जनता करेगी। पार्टी कौन होती है फैसला करने के लिए कि मैं मतलब मुख्यमंत्री सही है या गलत है? जनता को फैसला करना चाहिए, जनता के बीच जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने खंडूरी जी को बदला दी, संजय जी को लाए। ठीक जब चुनाव का 1 साल रहा, 1 साल से भी कम समय रहा, तो फिर मतलब खंडूरी जी को ले आए। खंडूरी जी उनके लिए जरूरी बन गए और आपको देखा कि खंडूरी जी कोटद्वार से चुनाव हार गए। उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई, विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री बने और विजय बहुगुणा मतलब थोड़ा बहुत चल रहे थे। केदारनाथ की त्रासदी के बाद और विजय बहुगुणा को बदल दिया गया। अब उसके बाद जो है आपके त्रिवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने। 4 साल तक त्रिवेंद्र जी ठीक चल रहे थे त्रिवेंद्र जी 4 साल तक। और उसके बाद जो साल भर के बीच में आपको जो है आपने 3 मुख्यमंत्री दे दिए बीजेपी ने। तो जो मुख्यमंत्रियों की जो अदला बदली हो रही है, ये एक तरह से मतलब जो राजनीतिक अस्थिरता है वो इसका कारण है। एक और अहम सवाल जो है कि जो मुख्यमंत्री का जो मतलब नेचुरल दावेदार है उसको कमान नहीं मिल रही है। जैसे आपने देखा होगा कि 2002 में कांग्रेस की वापसी में हरीश रावत जी का बड़ा योगदान था। सर, इसी में मेरा सवाल अभी आपसे है। अभी मतलब हमने बात की कि 3 मुख्यमंत्री बदल दिए गए, उसमें अब जो आखिरी मुख्यमंत्री जो इस कार्यकाल में रहे 5 साल में, वो पुष्कर सिंह धामी भी हैं। और अब हो सकता है कि उन्हीं के चेहरे पर आगे चुनाव भी लड़ा जाए। उसके बाद आपने बात की हरीश रावत की भी। तो एक तरफ तो बीजेपी का ये चेहरा पुष्कर सिंह धामी डैमेज कंट्रोल में लगे हुए हैं, तो उसको लेकर आप क्या सोचते हैं कि डैमेज कंट्रोल हो पाया या फिर नहीं, भले बहुत कम वक्त उनको मिला है। और दूसरी ओर हरीश रावत अभी कहीं ना कहीं पार्टी को डैमेज करने में लगे हुए हैं। वो प्रेशर पॉलिटिक्स, उनके 3 ट्वीट सामने आए। लगातार ट्वीट से ये संकेत दिए गए कि मैं विश्राम करना चाहता हूँ, मगर मत छोड़ दिए गए हैं। जो संगठन जिसको मुझे सपोर्ट करना चाहिए था वो सकारात्मक जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, नकारात्मक एनर्जी दे रहा है। बहुत सारी चीजें उन्होंने उस ट्वीट में मेंशन कर दी। तो एक तरफ तो एक पार्टी का डैमेज कंट्रोल करने के लिए एक चेहरे को लाया जाता है, उसके बारे में क्या सोचते हैं? और दूसरी ओर जो एक पार्टी का चेहरा दूसरी पार्टी का है, जिसके चेहरे पर शायद कांग्रेस चुनाव लड़ सकती है, हरीश रावत, वो पार्टी को डैमेज करे। तो दोनों मुद्दों को लेकर आप देखिए दोनों चीजें हम
मैं आपको बता रहा था, मैं अपने मतलब जो मैं पहले आपको बता रहा था हरीश रावत जी के मुद्दे पे मैं पहले आता हूँ, फिर मैं आपके पहले सवाल के मुद्दे को दूसरे सवाल में उत्तर में लेता हूँ। पहला यह है कि जब आपने देखा होगा कि मैं कह रहा था आपको कि जो राजनीतिक अस्थिरता है, जो मुख्यमंत्रियों की ज्यादा बदले जा रही है, उसके पीछे का एक कारण यह है कि नेचुरल जो मुख्यमंत्री का दावेदार है उसको जो है पार्टी हाईकमान कांग्रेस या बीजेपी ने सत्ता नहीं सौंपी। अगर 2002 में हरीश रावत अगर मुख्यमंत्री बन गए होते, हो सकता है कि जो यहाँ का मतलब आपका डेवलपमेंट का खाता है ये एक अलग स्वरूप में दिखता, हो सकता था कि राजनीतिक अस्थिरता नहीं होती। वही दूसरी तरफ मतलब भगत सिंह कोश्यारी बीजेपी में 2007 में भगत सिंह कोश्यारी के समर्थक ज्यादा थे। अगर 2007 में भगत सिंह कोश्यारी अगर मुख्यमंत्री हो गए होते तो जो राजनीतिक अस्थिरता थी, जो राजनीतिक अस्थिरता का इतना मतलब आपने आज 5 मुख्यमंत्री बीजेपी में देख लिए हैं, हो सकता है कि आप 5 मुख्यमंत्री नहीं देखते, लेकिन पार्टी का जो अस्थिरता पैदा करने वाले लोग हैं वो हमेशा जो है मतलब हाईकमान पे हावी हुए हैं, दिल्ली पे हावी हुए हैं। वो दिल्ली पे हावी होने की जो गति बनी है उसकी तीव्रता इतनी ज्यादा है कि वो मुख्यमंत्री देना तो पसंद कर रहे हैं, लेकिन जो नेचुरल मुख्यमंत्री है उसको देना पसंद नहीं कर रहे हैं। अब वही बात जो मतलब 2002 की मैं आपको बात कर रहा था वो जो है 2021 में दिख रही है, ये 2022 के इलेक्शन से पहले दिख रही है। अगर मैं कहूं कि 2022 के चुनाव के शंखनाद की पूर्व संध्या पर अगर ये हो रहा है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि पूर्व संध्या ही है, 4-5 दिन में आचार संहिता लग जाने वाली है और मार्च में अगला मुख्यमंत्री बन जाने वाला है। हरीश रावत अली कांग्रेस की ओर से नेचुरल दावेदार है, क्योंकि उनके मुकाबले का कांग्रेस में कोई नेता नहीं है। अब उनको खतरा इस बात का है, हरीश रावत जी को खतरा इस बात का है कि हो सकता है कि चुनाव के बाद उनको मुख्यमंत्री घोषित न किया जाए, उनके साथ ठीक वैसा ही हो जाए जैसे नारायण तिवारी को लाया गया था। हो सकता है कि उनको लगता है कि या तो कोई दिल्ली से ले आए या यहाँ कोई बना दे, क्योंकि पार्टी हाईकमान के स्तर पर जो चीजें हो रही हैं, जो चीजें हो जानी चाहिए, जो फैसले देर से हो रहे हैं, वो उनका एक ट्वीट का कारण बना, उससे उनमें अस्थिरता पैदा हुई। हालांकि आज इसका समाधान निकल जाएगा, हो सकता है आपकी और मेरी बातचीत अभी चल रही है, लोग ये बात भी देखें और ये भी देखें कि हरीश रावत को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया है, ये भी हो सकता है जो है इस चीज में। अब आपने जो पहला सवाल पूछा था पुष्कर सिंह धामी जी के बारे में, देखिए मतलब डैमेज कंट्रोल होना मुश्किल होता है। आपने देखा होगा कि मतलब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने जो 4 साल मुख्यमंत्री वो बने, उसमें जनता में जो एक आक्रोश की स्थिति पैदा हुई, उसके बाद तीरथ सिंह जी जब मुख्यमंत्री बने उस आक्रोश को बढ़ाया और तीरथ सिंह रावत जी के जो 2-4 बयान आए उससे मुख्यमंत्री पद की गरिमा ही खत्म हुई। मतलब हमें भी मतलब लगने लगा कि मतलब ये क्या हो रहा है, मतलब राज्य में क्या हो रहा है। उन्होंने फटी जींस की बात करी, उन्होंने अमेरिका की अमित कह दिया कि उन्होंने इतिहास बदलने की कोशिश कर दी, उन्होंने कहा कि भारत जो है अमेरिका का गुलाम रहा, मतलब इतिहास को ही बदल दिया उन्होंने, वो इतिहास के नए तरीके से उन्होंने इतिहास का अन्वेषण किया। तो मतलब खैर वो सरल आदमी थे, वो उनकी ऐसी गलती नहीं है, मैं तीरथ सिंह रावत जी को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, वो सरल व्यक्ति थे। लेकिन चूंकि जो वो कह रहे थे उस समय के जो उन्होंने जो सवाल पूछा लोगों ने, जो भाषण उन्होंने दिया, वो कहना कुछ और चाह रहे थे तो कुछ और गए, वो मतलब बेईमानी से नहीं कह रहे थे, वो भले आदमी थे। अगर तीरथ सिंह रावत जी अगर मुख्यमंत्री होते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन चूंकि भाजपा को एन प्रकार से सत्ता चाहिए, उन्होंने धामी जी को मौका दिया और धामी जी युवा हैं, उनमें संभावना है, कम से कम 20-25 साल की उनमें राजनीतिक संभावना है, 20-25 साल तक वो राजनीति कर सकते हैं और वो जाहिर है वो सत्ता में लौटने के लिए डैमेज कंट्रोल तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो डैमेज कंट्रोल कर पाएंगे, आइदर नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको जब मतगणना होगी उस मतगणना तक इंतजार करना होगा, क्योंकि मैं भी नहीं कह सकता हूँ कि अभी डैमेज कंट्रोल हो रहा है, आइदर नहीं हो रहा है। तो धन्यवाद सर अपना वक्त देने के लिए। मुझे लगता है बहुत सारे मुद्दे हमारे इस चर्चा में कवर हो गए हैं, हालांकि कोशिश करेंगे कि लगातार हम इस चर्चा को आगे कंटिन्यू भी रखें, क्योंकि बहुत जरूरी है कि आप लोगों से बातचीत की जाए और जब अनुभव बोलता है तो बहुत कुछ सामने आता है। आपने बहुत कुछ देखा है, चुनौतियां भी देखी हैं और काफी चुनावों के रिजल्ट्स भी देखे कि आखिर जो चुनौतियां हैं उनको पार्टी किस तरह से पार कर पाई है। तो बहुत धन्यवाद वक्त देने के लिए। तो फिलहाल के लिए इस लाइव में इतना ही और हर दिन की तरह लाइव जुड़ेंगे। चुनाव नजदीक है, आपसे हमने वादा किया था कि लगातार चुनावी मुद्दों को लेकर आपके सामने आएंगे और उन चुनावी मुद्दों के आपके सवालों के जवाब मुझे लगता है इस तरह के वरिष्ठ पत्रकार बहुत अच्छे से दे पाते हैं। तो वही हमारी कोशिश और मुहिम है कि आपके सामने प्रतिपक्ष बिल्कुल सबकी आवाज उठाए और जनता की आवाज करके अब सामने आए। धन्यवाद, नमस्कार।